ये लोग जो आरएसएस के आस्थाने पर सिजदा कर रहे हैं, वो इस देश को, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं कि इस देश में टू नेशन थ्योरी के हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं, एक भारतीय कौम नहीं, दो कौम होती हैं, ये वो हालात पैदा कर रहे हैं। बीबीसी क्या कर रही है, कौन है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है क्या कहा जा रहा है, क्या वो बता रहे हैं। ये लोग भी जो मिलने जा रहे हैं, ये सारे, माफ कीजिएगा, दलाल, जी 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 जी, ये जो भारत माँ की प्रजातंत्र का सौदा कर रहे हैं, ये भी इस बात की परवाह किए बिना कि इस देश में अगर प्रजातंत्र नहीं रहेगा, इस देश में डेमोक्रेटिक ढांचा नहीं रहेगा, तो मुसलमानों को कोई नहीं बचा सकता। और आरएसएस 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना, 4 दिन के बाद बोला कि हमको मनुस्मृति चाहिए। इस बात को हमने बहुत सही तरीके से हमको जानना होगा। यानी काज़मी साहब, बुनियादी बात यह है कि हिंदुओं का एक संगठन है जिसको कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो मुसलमान के संगठनों से मिल रहा है। तो भारत का प्रजातांत्रिक ढांचा तो गया तेल लेने। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम शमसुल इस्लाम साहब से बात करेंगे और कई अहम इश्यूज पर बात करेंगे, जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के साथ, सबूतों के साथ, वो आप लोग काफी पसंद करते हैं। कई वीडियो तो मिलियंस में भी चली हैं आपकी, और मुझे लगता है कि आज भी बहुत कुछ समझने के लिए है, गौर करने के लिए है। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो ये कि आरएसएस के कुछ लोगों ने कुछ मुस्लिम लोगों से मुलाकात की है। उन्हें लीडर कहना तो गलत है, चूंकि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो मुसलमानों के लीडर हैं। लीडर वो होता है जो अपनी कौम का कुछ भला करता हो, लेकिन वहां ऐसा कुछ नजर नहीं आता। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं, उनको कुछ लोग लीडर समझ लेते हैं, वो एक अलग बात है। इस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। एक तो ये टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर इस वक्त क्या कुछ है आरएसएस के दिल में और मुसलमानों को किस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इस्तेमाल लफ्ज जानबूझ करके कह रहा हूं, चूंकि 40 साल की पत्रकारिता में आज तक तो कोई मैंने भलाई नहीं देखी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से, जो यानी आम लोगों के लिए भी, मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहूंगा, देशवासियों के लिए कोई ऐसा भला नजर नहीं आता जो देश के लिए वाकई कुछ किया हो। इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा लद्दाख में जहां चीन की फौजें पहुंची, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ना वहां कोई आया है, ना कोई घुसपैठ हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक सरकारी मीटिंग में जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, उसमें एक पेपर सामने आया जिसमें ये मालूम हुआ, ये बताया गया कि लद्दाख एरिया में एलएसी पर जो 65 हमारी फौजों की पोस्टें थी, निगरानी पोस्टें, उनमें से 26 पर हम नहीं जा पा रहे हैं। आखिर क्या हुआ? क्या वाकई कोई नहीं आया भारत के इलाके में, या इसको हमेशा डिस्प्यूटेड कहते हुए उनको स्पेस देने का सिलसिला जारी है? बीबीसी फिल्म के बारे में क्या कुछ हुआ, अगर मौका हुआ आखिर में हल्की सी कुछ उस पर भी बात कर लेंगे। जनाब शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। आप कहते हैं कि इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम ना लगाया करें। हाँ, जी, तो जी जी आप बताइए कि ये जो मीटिंग एक बार फिर हुई है मुसलमानों की, इसमें कुछ लोगों के नाम कॉमन है जो पहले भी मिले हैं अगस्त में मोहन भागवत से, कुछ नाम नए हैं। इसे आप कैसे देख रहे हैं? हमारा मुल्क हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर पॉलिटी है, वो जिस तरह के खतरनाक मंसूबों और संकटों में घिर रही है, ये एक और बड़ा संकट हमारे जमहूरियत के सामने हो रहा है। देखिए, मैं ये तो बहुत मजबूती से नहीं कह सकता कि ये सारा खेल कुछ ऐसे 2-4 लोगों की तरफ से खेला जा रहा है
जो गवर्नर बनना चाहते हैं या मोदी की कैबिनेट में आना तो मुश्किल होगा, या कुछ जगह के वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, या कुछ आरएसएस बीजेपी की सरकार में कुछ आयोग वगैरह के चेयरपर्सन बनना चाहते हैं। क्योंकि ये जो कई लोग हैं ना, जो जैसे अभी जो सबसे बड़ा एक नाम निकल कर आ रहा है कि उन्होंने कराया, ये उन्होंने कराया, वो बड़े व्हीलर डीलर माने जाते हैं। वो हमारे देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके वो एक्सपोज पर्सन नहीं रह चुके हैं। वो उन्होंने सीपीएम से अपना जीवन शुरू किया था, उनके छात्र संगठन से, और उसके बाद वो कौन सी पार्टी नहीं है जिसके माध्यम से वो राज्यसभा में नहीं गए हैं और वो उन्होंने उसके स्पोक पर्सन नहीं रहे। तो मैं इसको कहता हूं कि ये अहम बात नहीं है। फिर उसके बाद जो बाकी नाम भी बता दीजिए, नाम भी बता दीजिए, लोगों को अंदाजा। वो नाम लोग समझते हैं, नाम लोग समझते हैं। जी जी। तो वो पहले 4 को लेकर गए थे, उन्होंने कहा था कि ये पढ़े लिखे मुसलमानों का और मिडिल क्लास मुसलमानों की तरफ से हम मिलने गए थे। अब वो सारे मुसलमान संगठनों को घेर कर ले जा रहे हैं। शायद उनको उन्होंने जो वजन रखना था वो वजन रखा नहीं गया था, तो वो अब वो वजन उन्होंने रखने की कोशिश की है। तो और मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको बिल्कुल यकीन के साथ नहीं कह सकता कि यही वजह होगी। मैं यकीन के साथ ये भी नहीं कह सकता कि इनमें एक काफी पढ़ा लिखा आदमी और जिसकी रीढ़ की हड्डी भी है, जो कुरैशी साहब, जिनको मैं सोचता हूं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी भी है, तो वो क्या सोच कर गए होंगे। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो यतीम महसूस कर रहे हैं, यतीम महसूस कर रहे हैं। और जो मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस बीजेपी की जो घृणा है, उसका शिकार ये भी हो गए, तो ये बताना चाहते हैं नहीं जी हम तो दूध के धुले हुए हैं, हम ब्लैक नहीं है। तो और बताइए क्या क्या करना है आपकी सेवा के लिए हमें। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी जरूरी नहीं कि ये सच हो, लेकिन एक बात जो हमें समझनी चाहिए कि इस देश की आजादी के बाद मुसलमानों ने अलग अपनी पहचान, मुसलमान के तौर पर पहचान वो खत्म कर दी थी। वो इस देश के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें चले गए थे। हालांकि साउथ के अंदर एक जगह मुस्लिम लीग थी और नॉर्थ के अंदर कभी मुस्लिम लीग बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुसलमानों ने उसको कभी घास नहीं डाली। मुसलमानों ने उसको कभी घास नहीं डाली। हालांकि उत्तर भारत का जो इलाका था उसके अंदर उन मुसलमानों के खिलाफ काफी हिंसा हो रही थी। मैं उनको कम्युनल राइट्स नहीं कहूंगा, सांप्रदायिक दंगे नहीं कहूंगा, क्योंकि दंगे में तो दोनों तरफ से लड़ाई होती है, उसमें मुसलमानों पर बराबर हमले हो रहे थे। वो जहां जहां आर्थिक तौर पर कहीं उनकी पहचान थी, आर्थिक तौर पर पैर पर खड़े हुए थे, वहां बराबर उनके धंधों पर खत्म कराया जा रहा था। अलीगढ़ का ताले का, ब्रास का, ये अपना मुराद, भागलपुर, ये तमाम जो हो रहा था, या महाराष्ट्र के अंदर जिन जगहों पर मुसलमान खादियां और वो सब थी, तो ये सब किया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों ने देश के बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने अलग से हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, वो नहीं था। और उसका नतीजा उन्होंने 47 के बंटवारे में देखा था। और अगर जरा सी तारीख, इतिहास में हम जाएं, तो जो हमारा साझा राष्ट्रवाद था, हिंदू मुसलमान सिख मिलकर लड़ रहे थे, उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया था। वो ये किया था कि हिंदू महासभा को बनाने में मदद की थी, और उसके बाद सन 1906 में उन्होंने मुसलमानों का एक डेलीगेशन शिमला बुलाया था और कि जी हम मुसलमानों की अलग से दिक्कतें सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो भारत को तोड़ने के लिए कदम था। और आज ये लोग जो आरएसएस के आस्थाने पर सिजदा कर रहे हैं, वो इस देश को, मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, बिल्कुल सीधा सीधा बोलता हूं और मजबूती के साथ बोलता हूं कि इस देश में 2 नेशन थ्योरी के हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं, एक भारतीय कौम नहीं, 2 कौम होती हैं, ये वो हालात पैदा कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश, एक ऐसे देश का संविधान जिसमें आपको जाति, धर्म, इलाके के आधार पर बंटवारा नहीं किया गया, वहां मुसलमान के तौर पर कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुनिए। और मजे की बात ये, आरएसएस जो मुसलमान की पहचान पर भी कहते हैं कि आप हिंदू हैं, आप पूजा कोई भी करते हो लेकिन आप हिंदू हैं, वो भी इन मुसलमानों को खूब घास डाल रही है और घुमा रही है। क्योंकि बात बहुत साफ है, इससे आरएसएस की 2 नेशन थ्योरी के हिंदू और मुसलमानों के इंटरेस्ट अलग हैं, और मुसलमान अपनी बात रखें,
और हम हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे सावरकर ने सन 1940 के अंदर कहा कि जिन्ना जो है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है और मैं जो है हिंदू महासभा जो है और आरएसएस जो है वो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार कह रहे हैं, मुसलमानों का लीडर कह रहे हैं, मिडिल क्लास का लीडर कह रहे हैं, पढ़े लिखे मुसलमानों का लीडर कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इस देश की जो एक साझा राष्ट्र है, जो एक साझी हमारी नेशनलिटी है, ये उसको छिन-भिन कर रहे हैं और आरएसएस इसमें पूरे खेल में शामिल हो रही है। आरएसएस ये नहीं कह रही है कि तुम हिंदू के तौर पर हमसे आकर मिलो, तुम जो है भाई, तुम जो है कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो, तुम जो है एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हो? उसको तो ये बोलना चाहिए ना, क्योंकि आरएसएस वाले ये कहते हैं कि हम कानून का शासन, जब बुलडोजर चला रहे हैं तो हम कानून के हिसाब से चल रहा है। तो कानून तो ये कहता है कि अगर आपके साथ ये सब हो रहा है और आपकी मसले का समाधान नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए, आप मुकदमा कराइए, आप राष्ट्रपति को लिखिए, आप यूनाइटेड नेशंस को लिख सकते हैं, माइनॉरिटी के तौर पे आप यूनाइटेड नेशंस को लिख सकते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। आप आरएसएस के पास किस हैसियत से आप जा रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। और जो सबसे बुनियादी बात है जनाब, मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथियों के साथ जो साझा करना चाहता हूं, हालांकि इसमें जो अलग अलग धाराएं चल रही हैं, ये मुसलमान जो रेंगते हुए जा रहे हैं और देखिए इनके आत्मसम्मान और इनकी भद न पिटे, इसलिए अभी ये किया है, जो 14 जनवरी को मीटिंग हुई है उसमें आरएसएस वाले इनमें से एक आदमी के घर आ गए। वो जो हो रहा था ना कि आप कैसे मिलकर खेल खेला जाए, ये नूरा कुश्ती हो रही है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। नूरा कुश्ती है कि उसमें बहुत भद पिटी थी कि आप वहां क्यों गए, आपको क्या जाने की जरूरत थी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी इतनी भद नहीं पिटने देंगे, हम आपकी इतनी रेपुटेशन खराब नहीं होने देंगे, तो इस बार हम आपके यहाँ आ जाते हैं, हम आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कितना मिलकर खेल खेला जा रहा है। तो बात, सबसे बुनियादी बात, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूं कि ये सारे लोग ईमानदारी से मुसलमानों के बारे में बहुत परेशान है, मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है ना? तो इन मुसलमानों की मदद करना चाहते हैं, मुसलमानों को जो लिंच किया जा रहा है, जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो मस्जिदें ढाई जा रही हैं, जो उनके मकान ढाए जा रहे हैं, ये उससे परेशान है। और इनमें से कोई भी राज्यसभा का मेंबर नहीं बनना चाहता, कोई गवर्नर नहीं बनना चाहता, इसमें कोई विदेश में जाके कोई एम्बेसडर नहीं बनना चाहता है, क्योंकि आजकल मुसलमानों की तलाश है, जो मोदी जी का जो पुत गया है, जो भी रंग उनको रंगा गया है कि वो एक हिंदुत्ववादी है, जो वो खुद कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ। और वो गुजरात के बारे में खुद कहते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और पिछली गाड़ी के पहिए से कोई पिल्ला अगर उसके नीचे आ जाए तो उसमें गाड़ी में बैठने वाले की क्या जिम्मेदारी होती है? हालांकि वो गाड़ी के ड्राइवर थे, वो पीछे नहीं बैठे हुए थे, वो तो गाड़ी के ड्राइवर थे जिस वक्त तो पिल्ला मरा है, यानी जिस वक्त वो कत्ले आम हुआ है, तो उसमें गाड़ी के ड्राइवर थे। तो वो मोदी जी की जो भद पिट रही है, वो उसको बचाने के लिए जरूरत है। और आप देखिए, ये जो बीबीसी की फिल्म आई है, बीबीसी क्या कर रही है, कौन है वो बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है क्या कहा जा रहा है, क्या वो बता रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये अफवाह फैला दी आरएसएस के लोगों ने कि ये पाकिस्तान ने बनवाई है, मुसलमानों ने बनवाई है। इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। इस फिल्म की जिसने प्लानिंग की है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, मैं फिल्म पे जरा बाद में आऊंगा। इस मीटिंग की जो डिटेल कुछ सामने आई है, जी, उसमें दो एक चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि बनारस और मथुरा की मस्जिद के बारे में जिक्र हुआ, और उनसे जब उन्होंने कहा कि आप इसे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि अगर हम छोड़ देंगे तो क्या उसके बाद किसी और मस्जिद की डिमांड नहीं होगी? तो उन्होंने कहा हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों के बारे में जो कुछ मोहन भागवत ने पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर को बताया था, वो वीडियो हमारे सामने है, आपने भी देखी होगी। 2 जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, मोहन भागवत जी बैठे हुए हैं, बात हो रही है बहुत ही इत्मीनान से, और ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य दोनों आरएसएस के माउथ पीस हैं। उनके मर्जी के बगैर एक लफ्ज भी कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। वो खुद आरएसएस के ट्रेंड लोग हैं जो जर्नलिस्ट उसमें बैठे हुए हैं।
जी हाँ जी। अब इस मीटिंग में ये कहा जाना कि अंग्रेजी में गलत छाप दिया और हिंदी में तो देख लीजिए साहब इसमें कुछ ऐसा और नहीं है। किसने छापा? वो किसने छापा? वो मीडिया स्टार वर्ल्ड ने नहीं छापा, जी वो जी। ऑर्गेनाइजर ने छापा। मैं मैं इसमें बिल्कुल। आरएसएस कितना झूठ बोल सकती है, हाँ। इसके कितने मुंह है, रावण के भी इतने मुंह नहीं होते होंगे। जी मैं जी जी। आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या, कि जब बहुत हंगामा हो गया ना कि मुसलमानों को कहा कि सीधे हो जाओ, और हाँ और और ये जब जब हिंदू हिंदू जो है जागता है तो कुछ ज्यादती हो ही जाती है, और उसमें यह है कि मुसलमानों को अपना ये दादागिरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये एक इनका बंदा है जो जनरल सेक्रेटरी भी था बीजेपी का, और उसको ये कहा गया था, कश्मीर के गवर्नर ने कहा था कि ये इसने पैसा देकर कुछ काम करवाने की कोशिश की। मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोग नाम जानते हैं। तो उन्होंने अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि ये तो कमाल कर दिया, ये ऑर्गेनाइजर वालों ने जो छाप दिया है तो ये तो हिंदी में था, और उसका इंटरव्यू उन्होंने रिप्रोड्यूस करना चाहिए। 2 दिन के बाद हाँ ये इंटरव्यू रिप्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन इनमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई। वो हाँ। जो था ना कि मुसलमानों को सीधा हो जाना चाहिए और किसी किसी को दादागिरी, मुसलमानों को दादागिरी करने का हक नहीं है। बाद में एक सेंटेंस जोड़ दिया गया कि किसी और को भी दादागिरी करने का हक नहीं है। यानी हाँ वो सीधा जो मुसलमानों के लिए कहा जी गया जी। था, हाँ उसका वो, उसका उसका जरा दांत तोड़ दिया गया, थोड़ा सा ये कर दिया हाँ, गया। उसमें हाँ जो है कि वो तो उन्होंने जनरल बात की थी, हाँ। यानी, और उस जनरल बात में उन्होंने शायद ये बताना भूल गए कि मुसलमान भी कुछ ज्यादती कर दे, मार खा के तो ज्यादती कर दे, तो वो भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं कहा उन्होंने। लेकिन ये जरूर हो गया कि भाई वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, जो भी ऐसा करेगा उसको हम, उसके लिए मोहन भगवत जी ने कहा। तो खैर अभी अभी तो जरा सा, खैर ये जो मैं कह रहा था कि ये जो दो बातें हैं इनमें कहीं भी ये एहसास नहीं होता कि कोई मामला मुसलमानों से मुताल्लिक वो हल करने की बात करते हो या कोई संजीदा कोई भरोसा भी दे रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इसमें टहलाने की बात हो रही है। क्या मतलब नहीं, मैं काजमी साहब, मैं कह रहा हूं, क्या ये भांग पिए हुए लोग हैं जो उनको मिलने जाते हैं? क्या ये कोई नशा करके जाते हैं? क्या इन पर कोई जादू, बंगाली जादू कर दिया जाता है कि ये नहीं जानते कि उनके साथ जो भी बातचीत होगी उसका कोई लीगल मीनिंग नहीं है? हाँ यानी वो बिल्कुल। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हाँ हाँ किसको 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 वो शीशा दिखा रहे हैं वो? देखिए ना, और जो ये बातचीत मस्जिदों को लेकर जो बातचीत हो रही है, मंदिरों को लेकर जो बातचीत हो रही है, बाबरी मस्जिद के गिराने के बाद भारत की पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि इसके बाद अब कोई भी मामला नहीं उठाया जाएगा। वो तो बिल्कुल। मामले उठ रहे हैं। और ये सारा जो मथुरा के और जो काशी के जो मामले, ये आरएसएस के लोगों ने, ये माना गया है कि आरएसएस की महिलाएं हैं जिन्होंने जिन्होंने उन मामले को उठाया है। और किस तरह से उसको तो मैनिपुलेट किया जा रहा है। और बदकिस्मती से जो हमारे अभी के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाँ, वो इस पर लागू नहीं होता है। वो जो कानून है, जी जी जी। वो लागू नहीं होता है, वो इस पर लागू नहीं होता है। तो हर चीज खुली है, हर चीज खुली है। मैं इससे भी बुनियादी एक दो बात पर आना चाहता हूं। बात यह है कि ये सिर्फ यही नहीं हो रहा है भाईजान, भाई साहब, मेरे प्यारे दोस्तों। जी अभी जी। जो अलीगढ़ के वाइस चांसलर हैं तारिक मंसूर साहब ने बीबीसी की जो पहली किस्त आई, मोदी क्वेश्चन पार्ट 1, तो उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा लेख लिखा कि ये व्हाइट मीडिया का बर्डन है। उन्होंने एक लेख लिखा कि ये जो अपने आप जो गोरों का जो मीडिया है, यानी बीबीसी जो गोरों का मीडिया है, और वो गोरों का मीडिया एक हिंदूवादी प्रधानमंत्री चला रहा है जिसका नाम ऋषि सोनिक है। वो पूरा हिंदू है, वो पूरा हिंदू है ना? तो वो उसको गाली नहीं बककर ये बीबीसी को गाली बक रहे हैं। ये मंसूर साहब जो है, ये मंसूर साहब जो हैं, जी ऋषि जी जी। सोनिक को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसके रहते हुए ये हो रहा है बीबीसी को। और वो बीबीसी की जो ये फिल्म है वो सारे काले लोगों ने बनाई है। उसमें एक वहां की किसी एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो भी गोरा नहीं है, वो भी काला है जी। तो उन्होंने क्या कहा, और एक बहुत घटिया तरीके से, रुडयार्ड किपलिंग की एक पोयम है कि व्हाइट मैन्स बर्डन, एक बहुत इंपीरियलिस्ट पोएट था वो असल में, मैं इसको एकेडमिक बहस नहीं होने देना चाहता हूं। तो खैर उन्होंने कहा, और 3-4 सवाल रखे कि देखिए 2014-2019 के अंदर वो जीत चुके हैं मोदी, जुडिशरी ने ओके कर दिया है,
जुडिशरी ने हमेशा सब ओके कर दिया है। मुस्लिम कंट्रीज से बहुत बढ़िया ताल्लुकात हो गए हैं, मुसलमान औरतें बहुत खुश हैं ट्रिपल तलाक से। और मुस्लिम इश्यूज जो हैं, मोदी साहब तो ये कह चुके हैं, डेवलपमेंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन मुस्लिम यूथ होल्ड द कुरान इन वन हैंड एंड कंप्यूटर इन द अदर हैंड। ये बंदा कह रहा है, वाइस चांसलर, यानी एक हाथ में हिंदुस्तान का संविधान नहीं, हिंदुस्तान का संविधान कहीं नहीं आता है, कुरान आता है और कंप्यूटर आता है। यानी सच्ची बात यह है कि जो इस्लामिस्ट जो बात करते हैं, ये वीसी जो है, जो आरएसएस के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो कह रहा है कुरान एंड कंप्यूटर। कोई भारत के संविधान का कोई जिक्र नहीं है। ये लोग भी जो मिलने जा रहे हैं, ये सारे, माफ कीजिएगा, दलाल, जी 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 जी, ये जो भारत माँ की प्रजातंत्र का सौदा कर रहे हैं, ये भी इस बात की परवाह किए बिना कि इस देश में अगर प्रजातंत्र नहीं रहेगा, इस देश में डेमोक्रेटिक ढांचा नहीं रहेगा, तो मुसलमानों को कोई नहीं बचा सकता। और आरएसएस 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना, 4 दिन के बाद बोला कि हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है, ये शायद हमने आज तक इस पर बात नहीं किया है। मनुस्मृति क्या है, जरा सा उसको मैं बता देता हूं कि हिंदू धर्म के जो शूद्र हैं, उनको ये कहता है कि वो इंसान नहीं है, उनका काम है सेवा करना, उनका काम है गुलामी करना बाकी तीनों जातियों की। और अगर वो कहीं ऊंची जातियों के बराबर में बैठ जाए तो उनके नीचे का बम काट दिया जाए, अगर वो पाद मार दे तो बम काट दिया जाए, अगर वो ऊंची आवाज में बोले उनकी जबान काट दी जाए। और हिंदू औरतों के बारे में जो उनका एजेंडा है, वो मनुस्मृति वो चाहते हैं, वो मनुस्मृति चाहते हैं। तो वो लोग जो इस देश का जो प्रजातंत्र है, जो बाबा साहब का संविधान है, उसका सत्यानाश करना चाहते हैं। ये आरएसएस जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप उनके साथ जाके मुसलमानों की दुहाई मांग रहे हैं, उनकी सुरक्षा की, और वो लोग जो हिंदुओं का जिन्होंने सत्यानाश कर दिया इस देश के, जिन लोगों ने आज महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारा फीस का मामला हो, ट्रांसपोर्ट महंगा होने का मामला हो, नौकरियों का सवाल हो आज, और किसानों के साथ जो कुछ हुआ है, और किसान जिस तरह से बैठकर गए हैं पूरा 1 साल यहाँ बैठकर, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये लोग जो है मुसलमानों का मसला हल करा देंगे, मुसलमानों का मसला हल। अगर ये वाकई में ईमानदार हैं, अगर ये वाकई में हल चाहते हैं, और ये इनको अपनी कहीं ना कहीं खपना या कहीं एडजस्टमेंट नहीं होना है, तो इनको देखिए क्या करना चाहिए। आरएसएस का किताब है परम वैभव के पथ पर, उसमें 7वें नंबर पर आरएसएस ने लिखा है, ये हमने भाजपा बनाई, और भाजपा में हम बहुत सारे लोगों को राजनीति में काम करने भेजते हैं, और उनका काम नट की तरह से, ये गोलवालकर के शब्द में बता रहा हूं, नट की तरह से वो रोल अदा करना होता है जो हम उनको देते हैं। ठीक है ना। ये आरएसएस के जो मोदी हैं, ये अमित शाह हैं, ये आरएसएस ने भेजे हैं वहां। और मोदी खुद भी कहते हैं कि मुझे जो तैयार किया राजनीतिक उसके लिए, वो गोलवालकर साहब ने तैयार किया। तो ये आरएसएस वाले एक आदेश दें मोदी और अमित को कि आ जाइए, मुसलमान मिलने आ रहे हैं हमसे, मुसलमान हमसे मिलने आ रहे हैं, और ये बताइए उनकी ये समस्याएं हैं, इनको आप हल करिए। ये बुलडोजर की बात कर रहे हैं। असम के अंदर अभी आज भी क्या हो रहा है, इनको पता है क्या हो रहा है? असम के अंदर क्या हो रहा है? जहां पर भी मुसलमानों ने जमीन पर रह रहे 40-50 साल से, मैं 1 मिनट कहता हूं, उन्होंने जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। सिर्फ उन जगहों को खाली कराया जा रहा है जहां मुसलमान रह रहे हैं, जहां पर मदरसे हैं। ये हम जानते हैं, गुजरात के चुनाव में भी जो उस जजीरे में, उस टापू के अंदर किया गया, बेतवा टापू में, उस चुनाव के दौरान में 20 से ज्यादा मजार और 2000 से ज्यादा मुसलमानों की दुकानें, और वो कि हम जो है जगह जो नाजायज कब्जे में है, उसको हम खाली करा रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आरएसएस के लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, ये मुसलमानों के बिहाफ पर बात कर रहे हैं जी, और यही बात पब्लिसाइज भी की जा रही है। जी। ऐसे तो कोई नहीं कह रहा कि हम तो पर्सनल मिलने गए थे, पर्सनल किसी काम से गए थे, ऐसा ऑफिशियली तो नहीं कह रहे। नहीं, और मिलने के बाद पता लगता है 15 दिन के बाद। ये 14 तारीख की मीटिंग आज पता लग रही है। जी, उसको खुफिया रखा जाता है। अगस्त वाली मीटिंग भी थी, अक्टूबर में जाके पता लगी थी।
जी जी जी। और इसका मतलब ये है कि ये प्लान किया जाता है कि कितनी बात बतानी है, कितनी नहीं बतानी है, इसकी भी तैयारी होती है, जी हाँ जी। स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जी हाँ तो जी। खैर, अब मैं ये सवाल है मेरा कि मैं जरा यहाँ आप। पर एक बात पूरी कर दूं। हाँ हाँ। ये जो कौन है, क्या नाम है, तारिक मंसूर साहब, ये सर्जन भी हैं हम्म और इनके एक स्टूडेंट रहे हैं प्रोफेसर शाह आलम। इस वक्त हमारे देश के माने हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और एम्स के अंदर हैं। हम्म उन्होंने 2 दिन के बाद इनका जवाब दिया, मंसूर साहब का, और उनको बताया कि एक तो आप जो वो जो व्हाइट मीडियाज बर्डन कह रहे हैं, वो आपने एक बहुत घटिया कविता से चुरा लिया है, जो इंपीरियलिस्ट था, जो इंपीरियलिस्ट रुदर किपलिंग था। और अच्छा, इन्होंने एक ये कहा, तारिक मंसूर ने, कि मुसलमान इतिहास से बाहर आना चाहते हैं। मुसलमान जो हैं वो, वी वांट टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट। अच्छा। हम इतिहास से छुटकारा पाके आगे आना चाहते हैं। डॉक्टर शाह आलम ने अपने आर्टिकल में पूछा है, मंसूर साहब आप मेरे टीचर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आरएसएस तो हमें इतिहास से बाहर आने ही नहीं दे रही। वो तो ये कह रही है तुमने मुगलों का और जो उससे मोहम्मद बिन कासिम का सबका बदला तुमसे चुकाना है। तो हम तो आना चाहते हैं बाहर। आप जो है, आप 1200 साल पहले, 700 साल पहले, 800 साल पहले जो कुछ हुआ, आप उसका बदला आज मस्जिदें तोड़कर लेना चाहते हो। और सबसे शर्मनाक बात यह है, जो मंदिर बनवाया जा रहा है अयोध्या के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद के नीचे, वहां जो बाबरी मस्जिद के नीचे, उसको वहां बिल्कुल। कभी कभी राम जी का पैदाइश स्थल नहीं थी। हाँ। कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिला है, कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिला है। उसके बावजूद लेकिन हिंदुओं को दी जाए, और उन्हीं को दी जाए जिन्होंने तोड़ी थी, जिनको जी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, जी 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 माफी मांगी बिल्कुल। गई थी, जिसके लिए माफी मांगी गई थी। तो आप प्रोफेसर शाह आलम ये पूछ रहे हैं कि ये जो है, आप कौन नहीं आने दे रहा इतिहास से बाहर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मुसलमानों का रास्ता, वो क्या मुसलमानों का रास्ता, वो तो वो तो ब्राह्मणों का रास्ता, वो कायस्थों का रास्ता, वो ठाकुरों का रास्ता। सारे दुनिया के पिछले 2000 साल के इतिहास में एकमात्र राष्ट्र है जहां पे एक खास खास विश्वास में यकीन रखने वाले, एक खास धर्म में रखने वाले लोग 1000 साल के करीब राज किए हों, और वहां पर उनके विश्वास वाले लोग कन्वर्ट ना हुए हों। एकमात्र देश है, जी जी एकमात्र देश है। ये हम कितनी बार बताएंगे कि 1871-72 के अंदर, या 72-73 में जो सेंसस होता है, पहला अंग्रेज कराते हैं, उसमें मुसलमानों की संख्या 21% है, 21.5% है। हिंदुओं की संख्या लगभग 78-79% है। तो अगर ये 1000 साल में मुसलमान ही कर रहे थे, एक संपत है, एक आरएसएस का जगह जगह जाके मीटिंग कर रहा है कि कितने लाख औरतों को रेप किया मुसलमानों के राज में, इस्लामी राज में, और 8 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया गया, 8 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया गया। तो ये जो सारे सारे जो सवाल हैं, ये तो आप हमको इतिहास से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। और जिनकी आपने दलाली की, जिनको आपने अपनी लड़कियां भी आई, जिनके साथ मिलकर आपने शासन चलाया, जिनके आप प्रधानमंत्री होते थे, जिन मुसलमान राजाओं के, उनके कुकर्मों का बदला आप हमसे लेंगे। और हमारी हमारी स्थिति क्या थी जब मुसलमान राज गया, इस्लामी राज गया? हम सारे कौन थे? हम लोहार थे, हम बढ़ई थे, हम बुनकर थे, हम जुलाहे थे, हम चमड़े का काम करने वाले थे, हम 99% हम मजदूर थे, हम सर्वहारा थे। ये 1000 साल के अंदर मुसलमानों के राज में मुसलमानों को मिला था। और ये मतलब एक तो इतिहास से बाहर नहीं आने देते, और इतिहास भी झूठा तैयार किया जाता है। दोनों दोनों चीजें हैं उसमें। जी हाँ जी। अच्छा, ये जो जाते हैं मुसलमान, इनको हक किसने दिया कि आप मुसलमानों की बात करें? कोई वोटिंग हुई, कोई कंसेंट दिया? अच्छा, अब तो एक मुश्किल ये भी आ गई कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने भी अपने साथ लिया है। जमात इस्लामी, जमात उलमा, चूंकि उनका केडर, उनके लोग, उनके मेंबर, मदरसे, स्कूल जो भी हैं, वो अच्छी खासी बड़ी तादाद में, हमें याद है जमीयत उलमा जब चाहे 10-20-50 बसें ला करके यहाँ स्टेडियम भर देती है, दिखा देती है कि हम लीडर हैं। उसी की बुनियाद पर उन्होंने राज्यसभा वगैरह ली। मैं उस बहस पे नहीं जा रहा, लेकिन क्या इनको हक है कि मुसलमानों के बिहाफ पर जाके बात करें? किसी ने कोई इन्हें अथॉरिटी दी है?
या बिल्कुल उसी तरह से हैं कि जैसे फिलिस्तीन इजराइल वाले मामले में महमूद अब्बास, यासिर अराफात, और फिर नीचे आकर के हमारे यहाँ भी तकरीबन उसी तरह के लोग निकल के आ रहे हैं जो पूरी तरह से मुनाफिकत का रास्ता। तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जमात इस्लामी के बारे में तो कहना बिल्कुल बेकार है। जमात इस्लामी तो आरएसएस की पुरानी दोस्त है, पुरानी दोस्त है। मैं शायद आपको पढ़कर सुना चुका हूं कि ये जो गोलवलकर की जो किताबें हैं, वो जो किताबें छपती हैं, जो जैकेट होता है ना, जैकेट में जमात इस्लामी की तरफ से कि इतना बढ़िया स्कॉलर की किताब छापी है, उसमें लिखा रहता है। और अब आरएसएस और जमात इस्लामी की दोस्ती के कारण यह है कि दोनों ही आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे। जमात इस्लामी का कहना था मुसलमान अलग कौम होती है, वो साझे राष्ट्रवाद में कैसे लड़ाई लड़ेगी। उधर आरएसएस हिंदू महासभा का कहना था हिंदू अलग कौम होती है, वो कैसे लड़ेगी। तो ये दोनों की एकता, और दोनों कम्युनिस्ट विरोधी हैं। दोनों का दुश्मन जो है कम्युनिस्ट है, इसलिए उनके साथ नहीं हो सकते। जो जमात इस्लामी की आरएसएस के गोद में बैठने पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है जमीयतुल उलमा में। मैं भी जिस परिवार से आता हूं, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी जमीयत के साथ मिलकर। अहले हदीस जिन्होंने आजादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग के खिलाफ 25, 26, 27, 28 अप्रैल को दिल्ली के अंदर जो बड़ा कॉन्फ्रेंस की थी, मुसलमानों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग के खिलाफ, उसके अंदर ये लोग शामिल थे। उनको ये क्या हुआ है? क्या उनकी कुछ फाइलें इनके पास हैं? क्या इनको कुछ अपनी जमीनें को छीनने का खतरा है कि वहां बुलडोजर चल जाएगा? जैसे मतलब ये बात आप पता नहीं, लोगों को पता है नहीं पता है कि एक तबलीगी जमात के जो चीफ थे, जो गायब हो गए थे, तबलीगी जमात के बेचारे सारी दुनिया से आए हुए जेलों में पड़े रहे, उनके साथ क्या क्या हुआ हमारे सामने है। लेकिन ये जो साहब थे, इन पर इतने मुकदमे थे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या कोई ने जब वो हमारी यहाँ की निजामुद्दीन की मस्जिद वापस की है, तो उनको बुलाकर चाबी उनके हाथ में दी है। जी जी जी। वो मौलवी साहब जो है वो प्रकट हो गए, वो अवतरित हो गए, और वो खास दोस्त हैं हमारे, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। रात में 2 बजे जाकर के मिले तो मुझे उन पर कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है जमात इस्लाम, मुझे जमीयतुल उलमा पर, अहले हदीस पर, है ना, कि इनका क्या हो रहा है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आप इस देश को, और कितनी बार ये बात बताऊंगा कि अगर इस देश में डेमोक्रेसी और सेकुलर ढांचा बचेगा जिसमें आरएसएस जैसे संगठन नहीं होंगे, जी, जिसमें इस्लामी संगठन नहीं होंगे, उसके बाद ही मुसलमान बच पाएंगे। अगर ये देश बचेगा तो, यानी हमारा डेमोक्रेटिक ढांचा बचेगा तो मुसलमान बचेंगे। और आरएसएस जो है इस देश के डेमोक्रेटिक ढांचे, सेकुलर ढांचे के खिलाफ है। वो जन्मजात दुश्मन है इसकी, वो इसको चाहती नहीं, इसीलिए गांधी को मारा। एक और बात मैं इन मुसलमान ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, अरे तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको शर्म नहीं आती है? गांधी की हत्या क्यों की गई थी? कि गांधी मुसलमानों का पक्षधर था। ठीक है, आप गांधी की हत्या को भूल जाते हैं, आप इन चारों को भूल जाते हैं, गौरी लंकेश को भूल जाते हैं, एमएम कलबुर्गी को भूल जाते हैं, गोविंद पंसारे को भूल जाते हैं, नरेंद्र दाभोलकर को भूल जाते हैं, जिनको आरएसएस से जुड़े हुए संगठनों के हत्यारों ने उनकी हत्या की है। क्या जुर्म था उनका? वो इस देश की सेकुलरिज्म को, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए वो आवाज उठाते थे, उनको जिंदा छोड़ा। और कोरेगांव केस के अंदर जो बंद है, क्या ये जो दलालों की टोली है, क्या ये जानती है कि इसमें एक बंदा बंद था गौतम नवलखा कौन है? गौतम नवलखा सारी जिंदगी बिता दी, अपनी सारी जिंदगी कश्मीर में जो कत्लेआम होता है, कश्मीर में जो नौजवान गायब है, कश्मीर में जो रेप होते हैं, कश्मीर में जो हत्याएं होती हैं, कश्मीर को जो पूरा का पूरा एक सेना का अड्डा बना दिया है, सारी जिंदगी वो बंद रहे हैं। आनंद तेलतुंबदे का क्या काम है? आनंद तेलतुंबदे सारी जिंदगी इस बात को कहते रहे कि दलित और मुसलमान नेचुरल एलाइज हैं। और जब आरएसएस ये कहती है कि अंबेडकर हिंदू मुसलमान विरोधी थे, वो किताब लिख रहे हैं, उनकी किताब उर्दू में ट्रांसलेट की है लोगों ने, अंबेडकर और मुसलमान, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, उर्दू के अंदर है वो किताब। वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। वो भी किस तरह से अभी बाहर आए हैं। और उसके बाद
तीस्ता सेतलवाद, तीस्ता सेतलवाद ने किसकी पूंछ पे पैर रख दिया था भाई कि तीस्ता सेतलवाद आसाम के अंदर जो हो रहा है और गुजरात के अंदर जो हो रहा है उसके खिलाफ जितनी बहादुरी से लड़ी और इसकी कीमत चुका रही है। इन दलालों में से किसी एक ने उनको कभी फोन कर कर कहा कि हम तुम्हारे साथ हमदर्दी रखते हैं? कितने कितने ब्राह्मण पुलिस अफसर बंद हैं गुजरात के ब्राह्मण जिन्होंने मोदी की उन हरकतों का विरोध किया था और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वो जिंदा जेल से आने नहीं देंगे, उनको जिंदा जेल से आने नहीं देंगे। अरे ये कि गुजरात को हम उठा रहे हैं, गुजरात तो मोदी उठाते रहते हैं। ये मोदी का जो दोस्त है, जो दूसरा प्रधानमंत्री है, वो कहता है हमने 2002 के अंदर जो सबक सिखाया था, 2002 के अंदर जो सबक सिखाया था। और प्रोफेसर शाह आलम यही पूछ रहे हैं वीसी से पूछ रहे हैं कि तुम जो सवाल उठा रहे हो, अच्छा वही मजे की बात कि आरएसएस अभी डिफेंस उसके खिलाफ नहीं आ रही है, क्योंकि आरएसएस ने अपने चेले चपाटों को निकाल दिया, कर दिया आगे डिफेंस करने। यानी एक तो बीबीसी की फिल्म वो मुसलमानों के हक में नहीं है, वो मोदी के राज पर और मोदी ने क्या क्या कुकर्म किए हैं उस पर है। आप उस फिल्म को बैन नहीं कर रहे हैं, उसका दिखाना बैन कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है आप ये कह रहे हैं कि ये तो वेस्ट की साजिश है। वेस्ट तो पूरा का पूरा इसके साथ खड़ा है, मोदी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा वेस्ट मोदी के साथ खड़ा है। मोदी के खिलाफ वेस्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और ऋषि सोनी को लाए बिना बीबीसी को पकड़, आप भारत के दूरदर्शन पर हमला बोले और मोदी पर हमला ना बोले। भारत के दूरदर्शन पर कुछ दिखाया जा रहा है, बोले दूरदर्शन गद्दार है, चोर है, बदमाश है। अरे उसका मंत्री जो होगा वो जिम्मेदार होगा ना, और वो मंत्री जिस प्रधानमंत्री के कैबिनेट में होगा वो जिम्मेदार होगा। तो इस बात को हमने बहुत बहुत सही तरीके से हमको जानना होगा। यानी काज़मी साहब, बुनियादी बात यह है कि हिंदुओं का एक संगठन है जिसको कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो मुसलमान के संगठनों से मिल रहा है। तो भारत का प्रजातांत्रिक ढांचा तो गया तेल लेने, खत्म ही हो गया ना। आपने जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आरएसएस चाहती है। और ये सारे के सारे मुसलमानों के लीडर जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और वो कहते हैं, वो उसी में शामिल हो रहे हैं। ये कितने मुसलमान हैं हम जानते हैं, ये कितने मुसलमान हैं हम जानते हैं, है ना। क्योंकि मुसलमानों के लीडर बनना है, कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितना सुअर का मीट नहीं खाते हैं, कितनी शराब नहीं पीते होंगे, ये इसके बारे में तो किसी कोई जानकारी ना लेना चाहते हैं सब है, लेकिन मुसलमानों के लीडर बन गए हैं ये। और मुसलमानों का लीडर बन के इस देश को वो 2 नेशन थियरी में करवा दे रहे हैं। ये मुसलमानों की समस्या है, ये हिंदुओं का संगठन है। मुसलमानों की समस्याओं से तुमको निजात पाना है, हमारे पास डंडा है, हमारे पास लाठियां हैं, हमारे पास हमारा प्रधानमंत्री है जो हमारा नट की तरह से खेल खेलता है, जो हम कहते हैं जो रोल अदा करने के लिए कहते हैं, ये भूलभाल करके शब्द है, जो रोल अदा करने के लिए कहते हैं वो करते हैं। तो ये देश को तोड़ने की साजिश में ये सारे लोग, इतिहास इस बात का गवाह रहेगा, ये सारे लोग इस देश में 2 नेशन थियरी एस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं। इनको इस देश के दलितों से, किसानों से, इस देश की औरतों से जिनको रेप हो रहा है उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपनी दुकानदारी, अपनी जगह, अपने पद पक्के करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से हम बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं 2 चीजें मैं याद दिलाने के लिए, जो आपने बताया कि आरएसएस बाकायदा एक रोल देती है। मुझे याद है उमा भारती जब मिनिस्टर थी, जब वो बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो मूवमेंट चला रही थी, तो जब वो सरकार से अलग हो गई तो उनका एक इंटरव्यू था, और आपकी बात बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं वो उन्होंने अपनी जबान से कही कि लोग समझते हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं। नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं मुसलमान, और मैं तो वो काम कर रही थी जो मुझे कहा गया था। ये बात ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही टेलीविजन पर, वो मुझे अब तक याद है। अच्छा, दूसरे काज़मी साहब, एक चीज और रह गई जरा सी। हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम आरएसएस के कैडर से ज्यादा हिंदुओं के वफादार है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीबीसी वाली फिल्म दिखाई गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में दिखाई गई, और एसएफआई जो सीपीएम का एक
स्टूडेंट विंग है, उन्होंने दिखाई, बहुत बहादुरी का काम किया। सिर्फ एक 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 यूनिवर्सिटी है जहां पुलिस बुलाई गई, हाँ, वो है जामिया। जी, वो है जामिया। जामिया। बच्चों को 3 दिन के बाद छोड़ा गया। तो ये जो आरएसएस ने अपने बंदे बिठाए हैं मुसलमान नामों के, ये उनको बताएंगे जनाब देखिए हम तो इन मुसलमानों के साथ ऐसा कर देंगे जो आप भी नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल 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 ऐसा है, बिल्कुल। ये उसी तरह के मुसलमान है जिस तरह के नामों के मुसलमान ये मुगल राजा थे। जी। आपके आज के इंटरव्यू में एक और नतीजा बहुत ही अहम आया है सामने, वो ये कि ये आरएसएस की टू नेशन थ्योरी या दो मजहबों के अलग अलग वो बनाना चाहते हैं, और ये जो अलग मुसलमानों की पार्टी बनाने का नुस्खा कभी कभी उठता रहा है, कभी जामा मस्जिद से उठा है, मुझे याद है इस पिछले 30-40 साल में मैंने देखा है। और अब असदुद्दीन ओवैसी को पॉपुलर करने वाले लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि मुसलमानों को अपनी पार्टी बनानी है साहब, हम कब तक दूसरों के उसमें वो पिलर बनते रहेंगे। तो ये वही आरएसएस की थ्योरी पर काम करने वाले लोग हैं जो अलग अलग जगह से अलग अलग प्लेटफॉर्म इसमें एक पहलू जरा सा आप और देखें। पीएफआई बैन किया गया है। पीएफआई के जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कोई इस देश में बात नहीं हो रही है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को खुला छोड़ा गया है। अरे भाई, पीएफआई का तो सबसे खतरनाक विंग उनका वो है जो जनता के अंदर काम करता है। अगर वो खतरनाक है जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपके उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं ना, वो सारी दुनिया से मदद देता है, टेररिज्म को कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उनका जो मास ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप उसको खुला छोड़ना है। दुनिया में तो ऐसा होता है कि टेररिज्म की जो सबसे पहले मास ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको बैन किया जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो ये जो मुसलमान जो जा रहे हैं, ये असल में भारत को फिर हिंदू मुसलमानों का एक युद्ध का जो आरएसएस की पुरानी इच्छा है कि हिंदू मुसलमानों का गृह युद्ध हो, ये उसको कराने का काम कर रहे हैं। और ये आरएसएस से भी बुरे इस देश के दुश्मन हैं। आरएसएस से भी बुरे हैं ये मुसलमान जो उनकी उस थ्योरी में मददगार साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब, आपसे जब भी बात करते हैं आपके पास इतना कुछ कहने के लिए होता है, फिर भी बहरहाल बहुत सी चीजें छूट जाती हैं वक्त की कमी की वजह से। सोशल मीडिया पे इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, आइंदा फिर हम और इश्यूज पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मदद करें हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड की मदद करें भाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।